पिछले एपिसोड में हमने देखा था जोल और एली तमाम खतरों से जूझकर अंततः टॉमी को ढूंढने में कामयाब हो गए थे। जोल को टॉमी से फायरफ्लाइज के एक गुप्त ठिकाने का पता भी मिल गया था, पर वहां पहुंचकर जोल और एली को फायरफ्लाइज तो नहीं मिले। इसके बजाय उनका सामना खतरनाक लुटेरों से हो गया, जिनसे मुठभेड़ के दौरान जोल बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोल पर हुए प्राणघाती हमले के बाद एली उसे एक सुरक्षित आश्रम में ले आई थी, जहां खून से लथपथ जोल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके शरीर से निरंतर बहते रक्त की वजह से जोल धीरे धीरे मौत के आगोश में जा रहा था। एली उसके खून के बहाव को रोकने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रही थी, पर जोल चाहता था कि एली उसे वहीं छोड़कर वापस टॉमी के पास लौट जाए। उसे डर था कि अगर लुटेरे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए तो उसके साथ साथ एली की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए जोल गुस्से से एली को धुतकार कर उसे खुद से दूर कर देता है और वहां से भाग जाने के लिए कहता है। ये देखकर दुविधा में पड़ चुकी एली जोल को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसे अपने बीते कल की कुछ घटनाएं याद आने लगती है। एली को वो दिन याद आते हैं जब फेडरा के मिलिट्री स्कूल में उसे सैनिक बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बाकी लड़कियां तो फुर्ती से जिम के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, पर एली किसी गहरी सोच में डूबी वॉकमैन पर उदासी भरे नगमे सुनती हुई धीमे धीमे दौड़ रही थी। तभी बेथनी नाम की एक बदमाश लड़की एली से उसका हेडफोन छीन लेती है और उसे परेशान करने लगती है। इस पर एली चिढ़कर बेथनी से अपने हेडफोन वापस मांगती है, लेकिन हेडफोन वापस देने के बजाय बेथनी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि एली तो लड़ाई में फिसड्डी है और एली की बेस्ट फ्रेंड जो उसे अब तक बचाती थी वो भी अब गुमशुदा हो चुकी है। इस वजह से अब एली को बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। बेथनी के इतना कहते ही एली की सनक जाती है और वो बेथनी को इतना पीटती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। एली के इस कारनामे पर स्कूल के बड़े अधिकारी कैप्टन वोंग उसे अपने दफ्तर में बुलाते हैं और उसकी करतूत के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। एली के बुरे बर्ताव के कारण कैप्टन पहले भी उसे कई बार सजा दे चुके थे, फिर भी एली बार बार वही गलतियां दोहरा रही थी। कैप्टन जानते थे कि एली बहुत ही बुद्धिमान और होनहार लड़की है, इसीलिए वो एली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे एक आखिरी विकल्प चुनने का मौका देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एली नियमों का सही से पालन करेगी तो आगे चलकर कैप्टन उसे फेडरा की एक अधिकारी के पद पर नियुक्त करेंगे, जिससे वो यहाँ मिलने वाली सारी उच्च श्रेणी की सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। कैप्टन ये भी कहते हैं कि एली अपनी काबिलियत से आगे चलकर फेडरा की लीडर भी बन सकती है, जिससे वो फेडरा को अपने मन मुताबिक एक अच्छी जगह में बदल सकती है और बेथनी जैसे बुरे लोगों को फेडरा से खदेड़ सकती है। लेकिन इसके बजाय अगर एली इसी तरह से नियमों का उल्लंघन करती रही तो वो लोग जल्दी ही उसे स्कूल से निकाल देंगे, जहां वो आम नागरिकों की तरह भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रहेगी। इस बार कैप्टन की इन सारी बातों का एली के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वो बेझिझक कैप्टन की बात मानकर एक अनुशासित अधिकारी बनने का चुनाव करती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। फिर आधी रात के समय जब एली गहरी नींद की आगोश में होती है, तभी खिड़की से काले साए की तरह कोई उसके कमरे में घुस आता है और एली को पकड़कर उसका मुंह दबाने लगता है। उसे अचानक देखकर एली डर के मारे छटपटा उठती है और उसे लात मारकर खुद से दूर कर देती है। फिर आनन फानन में एली जब अपना चाकू निकालकर उसके करीब जाती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गुमशुदा दोस्त राइली थी। एली राइली को देखकर चौंक जाती है और उसके इस मजाक के लिए उस पर काफी गुस्सा होती है। साथ ही उसे बिना बताए भाग जाने के लिए वो उसे काफी खरी खोटी भी सुनाती है। एली की तरह ही राइली का भी कोई परिवार नहीं था, इसीलिए वो भी फेडरा के मिलिट्री स्कूल में सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन किसी वजह से राइली 3 हफ्ते पहले ही स्कूल छोड़कर भाग गई थी। तब से एली हर रोज अपनी जिंदगी में उसकी कमी महसूस कर रही थी। उसे लगा था कि राइली मर चुकी है, पर आज उसे सही सलामत देखकर एली के दिल को सुकून मिल गया था। एली राइली से उसके स्कूल छोड़ जाने का कारण पूछती है, पर राइली इस बात को टालते हुए एली की आंखों पर लगी चोट के बारे में पूछती है। राइली गुस्से में कहती है कि वो एली को चोट पहुंचाने वाले की खटिया खड़ी कर देगी। हालांकि एली उसे समझाती है कि ये सब बेथनी का किया धरा है और वो उसे पहले ही सबक सिखा चुकी है। ये सुनकर राइली शांत हो जाती है। फिर एली दोबारा राइली से पूछती है कि वो इतने दिन कहाँ गायब हो गई थी। इस पर राइली एक चौंका देने वाला खुलासा करते हुए कहती है कि अब वो फायरफ्लाइज के दल का हिस्सा बन चुकी है। ये सुनकर एली को गहरा सदमा पहुंचता है। राइली जो एक फेडरा सोल्जर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी, वो अब फेडरा के खिलाफ लड़ेगी।
ये सोचकर ही एली को चक्कर आ रहे थे। एली राइली से उसके इस बेवकूफी भरे फैसले की हकीकत जानना चाहती थी। इस पर राइली कहती है कि वो एली को सारी सच्चाई बताएगी, लेकिन उससे पहले एली को कुछ समय के लिए उसके साथ एक गुप्त जगह पर चलना होगा। साथ ही राइली ये भी वादा करती है कि आज की रात वो एली की जिंदगी की सबसे खुशनुमा रात बनाने वाली है। इस पर थोड़ी आनाकानी करने के बाद एली राइली के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसी वक्त दोनों चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और फेडरा के गश्त लगा रहे सैन्य वाहन से छुपते छुपाते एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एली राइली के उसके फायरफ्लाइज में शामिल होने की वजह पूछती है। राइली उसे बताती है कि एक रात जब वो बोर हो रही थी तब वो अपना मन बहलाने के लिए इसी तरह स्कूल से बाहर निकल आई थी। इतने में ही कहीं से फायरफ्लाइज की मुखिया मैरिलिन उसके पास आ गई। मैरिलिन राइली की इस चोरी छुपे निकलने की कला से काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी, इसलिए उसने पहले तो राइली से पूछा कि वो फेडरा के बारे में क्या सोचती है। फेडरा पर अपनी भड़ास निकालते हुए राइली ने कहा कि फेडरा के लोग बड़े ही वाहियात हैं। वो सरेआम लोगों को फांसी पर चढ़ाते हैं, जबकि इस करने के लिए उन्हें ही फांसी पर लटका देना चाहिए। इतना सुनते ही मैरिलिन ने राइली के सामने फायरफ्लाइज में शामिल होने का प्रस्ताव रख दिया और तब से ही राइली फायरफ्लाइज का हिस्सा है। कुछ देर और भाग दौड़ करने के बाद वे दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। राइली सामने दिख रहे मॉल की तरफ इशारा करते हुए एली से कहती है कि वो लोग इस मॉल के अंदर जाने वाले हैं। उस मॉल को देखकर एली घबरा जाती है, क्योंकि फेडरा ने बहुत समय पहले ही उस मॉल को बंद कर दिया था। एली को शक था कि उसके अंदर भारी तादाद में खतरनाक इन्फेक्टेड होंगे, इसीलिए फेडरा ने उस मॉल को बंद किया हुआ है। इस पर मुस्कुराती हुई राइली एली से कहती है कि क्यों ना वो दोनों खुद ही अंदर चलकर मॉल के बंद होने का कारण पता लगाएं। ये कहकर राइली एली को मॉल के टूटे हुए छत से अंदर ले जाती है। वहां पहुंचकर राइली एली को बताती है कि फेडरा ने जब आसपास के क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई शुरू की थी तो उसके साथ ही साथ इस मॉल में भी बिजली पहुंचनी शुरू हो गई थी। हालांकि फेडरा को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद राइली एली को अंदर जाने का रास्ता बताते हुए उसे अकेले ही अंदर जाकर थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहती है, पर एली अकेले अंदर जाने से साफ मना कर देती है। हालांकि राइली के थोड़ा जोर देने के बाद एली मॉल के अंदर चली जाती है। एली डरी सहमी राइली के बताए हुए जगह पर पहुंचती है। तभी राइली मॉल की पावर सप्लाई शुरू कर देती है, जिससे एक के बाद एक अंदर की सारी दुकानों की लाइटें जल उठती हैं। एली जिंदगी में पहली बार मॉल की उन चकाचौंध भरी रोशनियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। तभी राइली भी वहां आ जाती है। एली घबराती हुई राइली से पूछती है कि क्या इन लाइट्स की रोशनी फेडरा को दिखाई नहीं देगी। जवाब में राइली कहती है कि यह जगह बाहर से एक बंकर की तरह है, इसलिए यहाँ से रोशनी बाहर नहीं जा सकती। फिर राइली एली को बताती है कि वो एली को इस मॉल के अंदर 5 अजूबे दिखाने वाली है, जिन्हें देखकर वो दंग रह जाएगी। फिर राइली एली को आगे ले जाती है, जहां जिंदगी में पहली बार एस्केलेटर को देखकर एली अचंभित रह जाती है। उसके लिए तो एस्केलेटर की चलती हुई सीढ़ियां किसी अजूबे से कम नहीं थी। एली उत्साहित होकर उस एस्केलेटर में कभी ऊपर तो कभी नीचे जाती हुई खेलने लगती है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वहां पर इन्फेक्टेड का कोई भी नामो निशान न पाकर एली बेफिक्र हो जाती है और राइली से कहती है कि उन्हें रुककर आसपास की चीजें भी देखनी चाहिए। लेकिन समय की पाबंदी के कारण राइली उसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। थोड़ी दूर जाते ही राइली एली को अपने वादे के अनुसार दूसरा अजूबा दिखाती है, जो कि एक झूला था। उसे देखकर एली खुशी से झूम उठती है, क्योंकि एली आज तक किसी झूले पर नहीं बैठी थी। फिर वो दोनों उस झूले का आनंद लेने लगते हैं। राइली भी काफी दिनों बाद एली का साथ पाकर खुश थी। एली बड़े प्यार से राइली की तरफ देखने लगती है और उससे दूर होने के बारे में सोचकर निराश हो जाती है। बातों ही बातों में एली राइली से कहती है कि उसे फायरफ्लाइज को छोड़कर फेडरा में वापस आ जाना चाहिए। भविष्य में वो दोनों फेडरा के अधिकारी बनकर फेडरा को चला सकते हैं और उसे एक अच्छी जगह बना सकते हैं। इस पर राइली निराश होकर कहती है कि भले ही भविष्य में एली फेडरा को चला सकती हो, लेकिन उसका भविष्य तो फेडरा ने पहले ही तय कर दिया है। दरअसल राइली बहुत जल्द 17 साल की होने वाली थी और यही वो उम्र होती है जब एक फेडरा स्टूडेंट को उसकी प्रतिभा के अनुसार फेडरा द्वारा कोई काम सौंप दिया जाता है। और फेडरा ने राइली को नाले की सफाई कर रहे मजदूरों की पहरेदारी करने का काम सौंपा था और यही काम उसे पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। लेकिन राइली अपनी पूरी जिंदगी नाले में नहीं बिताना चाहती थी। उसे भी एली की तरह दुनिया को बेहतर बनाना था। यही कारण था कि राइली फेडरा का स्कूल छोड़कर भाग गई थी और अब वो फेडरा में वापस नहीं आना चाहती थी। ये सुनकर एली को राइली के लिए बहुत अफसोस होने लगता है। तभी राइली उस गमगीन माहौल को थोड़ा रंगीन बनाने के लिए एली को पुराने जमाने की एक फोटो बूथ में ले जाती है, जो उसका तीसरा अजूबा था।
वहां पर दोनों दोस्त मिलकर अतरंगी अंदाज में ढेर सारी फोटोज खिंचवाती हैं। हालांकि उस खराब मशीन में उनकी सारी फोटो धुंधली निकल आती है। फिर उस पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वो रायली के चौथे अजूबे की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रायली एली को एक गेम जोन में ले आती है, जिसे देखकर एली के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ उठती है, क्योंकि वहां कुछ ऐसे मजेदार गेम्स थे जिनके एली ने सिर्फ किस्से ही सुने थे। एली तुरंत रायली के साथ अंदर जाकर गेम्स खेलने लगती है। वो दोनों उस गेम की मस्ती में डूबे होते हैं, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि वो इस मॉल में अकेले नहीं हैं। उनका शोर सुनकर पास ही एक कमरे में मौजूद एक खतरनाक इन्फेक्टेड जाग जाता है, मगर उस खतरे से अनजान एली और रायली देर तक गेम खेलते ही रहते हैं। इसी बीच रायली को इतने करीब देखकर एली उत्तेजित हो जाती है और रायली के और करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रायली उसे अगले अजूबे की तरफ चलने के लिए कहती है। उसके बाद रायली उसे एक फूड स्टॉल की रसोई में ले जाती है। वहां पहुंचकर रायली एली को उसकी पसंदीदा चुटकुलों वाली किताब का दूसरा भाग गिफ्ट करती है, जिसे पाकर एली बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों उस किताब से एक दूसरे को मजेदार चुटकुले सुनाते हुए हंसी के ठहाके लगाने लगते हैं। इसी बीच यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाते हुए एली को एक जगह पर पाइप से बने कुछ बम मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर एली समझ जाती है कि रायली को यूं ही इस मॉल की जानकारी नहीं थी। असल में ये मॉल फायरफ्लाइज का एक बेस कैंप था और रायली फायरफ्लाइज के लिए इस जगह की रखवाली कर रही थी। रायली से कुछ सवालात करके एली ये भी जान जाती है कि रायली फायरफ्लाइज के साथ मिलकर फेडरा के सैनिकों पर हमला करने वाली थी। ये जानकर एली रायली से बहुत नाराज हो जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। हालांकि रायली अपनी सफाई में कहती है कि वो फायरफ्लाइज को एली या उसके आसपास इस बम का इस्तेमाल नहीं करने देगी, पर एली रायली की किसी भी बात पर यकीन करना ही नहीं चाहती थी। वो रायली से नाराज होकर वापस जाने लगती है। तभी रायली उसे रोकते हुए कहती है कि कल वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जाने वाली है। ये सुनते ही एली रुक जाती है। रायली उसे बताती है कि फायरफ्लाइज उसे दूसरे शहर के क्वारंटाइन जोन में एक पोस्ट पर भेज रहे हैं और वो कल सुबह ही यहाँ से चली जाएगी। ये सुनकर एली बहुत मायूस हो जाती है और रायली से पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। दरअसल एली रायली से प्यार करने लगी थी और उसे लग रहा था कि रायली के दिल में भी उसके लिए प्यार है। एली सोच रही थी कि रायली उससे अपने प्यार का इजहार करेगी, लेकिन रायली कहती है कि वो एली से आखिरी बार मिलकर उसे अलविदा कहना चाहती थी, इसीलिए वो एली को यहाँ लेकर आई थी। रायली के इस जवाब ने एली के दिल को बहुत ठेस पहुंचा दी थी, इसीलिए एली गुस्से में वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक जोरदार चीख सुनकर एली सन्न रह जाती है। उसे आभास हो जाता है कि रायली जरूर किसी खतरे में है, इसीलिए वो उस आवाज का पीछा करती हुई उसकी तरफ भागने लगती है। तभी उस आवाज के करीब पहुंचकर एली देखती है कि वो आवाज तो हॉन्टेड हाउस के एक नकली भूत से आ रही थी। पास ही में बैठी रायली उसे बताती है कि ये हॉन्टेड हाउस ही 5वां और आखिरी अजूबा है। रायली को सही सलामत देखकर एली की जान में जान आ जाती है। वो रायली के पास जाकर बैठ जाती है और भावुक होकर उसे जाने से रोकती है, पर रायली कहती है कि उसे हमेशा से ही अपने परिवार की कमी खलती थी, लेकिन अब फायरफ्लाइज के रूप में उसे एक परिवार मिल गया है और फायरफ्लाइज के सदस्य उसका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए रायली भी उनके प्रति वफादार रहना चाहती है। ये सुनकर एली रायली की भावनाओं की कद्र करते हुए उसे दोबारा रोकने की कोशिश नहीं करती। एली बस इतना कहती है कि रायली हमेशा उसकी अच्छी दोस्त रहेगी और वो रायली को कभी नहीं भूलेगी। एली की इस बात से रायली के दिल को भी सुकून मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती है। फिर वो अपने बैग से एली का वॉकमैन निकालती है, जो वो एली से चोरी छिपे ले आई थी। रायली उस वॉकमैन पर एक गाना बजाती है। फिर वो दोनों भूतिया नकाब पहनकर मजे से उस गाने की धुन पर थिरकने लगते हैं। इसी दौरान एली प्यार भरे शब्दों में एक आखिरी बार रायली को जाने से रोकती है। इस बार रायली भी एली के प्यार को समझ जाती है और रुकने के लिए तैयार हो जाती है। इसी उत्साह में एली रायली को किस करते हुए अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिसे रायली खुशी से स्वीकार कर लेती है। वो दोनों एक उमंग के साथ अपने प्यार की शुरुआत करते हुए खुश हो रहे थे। तभी अचानक कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनकर रायली को वहां किसी खतरे की उपस्थिति का आभास हो जाता है और वो तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेती है। वो दोनों डरे हुए सामने की तरफ देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके शोर से आकर्षित हुआ वो खतरनाक ज़ॉम्बी अचानक वहां आकर उन पर हमला कर देता है। रायली डर के मारे उस पर गोलियां चलाती है, पर उसकी गोलियों का उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। वो उनका पीछा करते हुए उन पर कूद पड़ता है, जिससे रायली गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी वो ज़ॉम्बी एली को दबोच लेता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है। तभी रायली होश में आ जाती है और उस पर एक लोहे के रॉड से वार करके उसे एली से दूर कर देती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी रायली को काटने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है।
इतने में एली गुस्से में उठती है और अपना चाकू सीधे उस ज़ॉम्बी के सिर में घुसा देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी धाराशाही हो जाता है। ये देखकर एली खुश होने लगती है। उसे लग रहा था कि वो उस ज़ॉम्बी से बच गए हैं, पर तभी उसे पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी ने उन दोनों को काट लिया था। ये देखकर एली के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उस वक्त एली ये नहीं जानती थी कि वो इन्फेक्शन से इम्यून है, इसीलिए वो जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देती है और गुस्से में हर तरफ तोड़ फोड़ मचाने लगती है। पर आखिर में हताश होकर राइली के साथ बैठ जाती है। अब एली और राइली के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो दोनों खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ले या फिर इन्फेक्टेड होने का इंतजार करे। इस पर राइली दूसरा रास्ता चुनती है, क्योंकि वो एली के साथ आखिरी दम तक जीना चाहती थी। फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आने वाली अनहोनी का इंतजार करने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी हमें वापस वर्तमान में ले आती है, जहां ये सारी बातें सोचकर एली जोल को छोड़कर जाने का अपना इरादा बदल लेती है और जोल की मदद करने का फैसला करती है। एली को उस घर में काफी ढूंढने के बाद सुई और धागा मिल जाता है, जिसे लेकर वो जोल के पास जाती है। ये देखकर कि एली उससे कितना प्यार करती है, जोल बहुत भावुक हो जाता है। उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। फिर एली जोल के बहते खून को रोकने के लिए उसके घाव पर टांके लगाने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। पर ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो ये देखना बाकी है कि आखिर कैसे एली जोल को मौत के मुंह से निकाल पाती है और क्या वो आगे आने वाले खतरों से जोल की सुरक्षा कर पाएगी। जानने के लिए देखना ना भूलें इस सीरीज का अगला एपिसोड। धन्यवाद।